बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोच फैक्ट्री सीज़न 4 के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। नाजरीन, रवायत से बरकरार रहते हुए आज भी हम बाहर मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। एक ऐसे इदारे से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो एक सर्विस टू द सोसाइटी भी है, साथ साथ ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है जिनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम होगा। इसका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें इमोशनल टर्म्स भी टच की जाएंगी। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से गिवन है सोसाइटी के अंदर, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरीज़ हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा जिनसे आप लोग रिलेट भी कर सकेंगे और जिनके बारे में अगर आज तक आपको आगाही नहीं दी गई, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर अवेयरनेस हम पैदा करें। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट के एक ऐसे इदारे में, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल का जो डिपार्टमेंट है रावलपिंडी के अंदर, जिसके अंदर ओल्ड एज होम्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर दारुल फलाह है और बेसिकली जो सोशल वेलफेयर सारी सर्विसेज हैं उसको इदारा। एंड मुख्तलिफ इसके बिल्डिंग्स हैं जिसमें मुख्तलिफ केसेस को डील किया जाता है और साथ साथ फैसिलिटेट किया जाता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हमारे साथ पैनल में बैठे हुए ये 3 लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इदारे को। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हुआ चलूँ इंचार्ज ओल्ड एज होम मैम आलिया चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, K2 टेलीविज़न के लिए, सोच फैक्ट्री के लिए। मैम आलिया के साथ बैठी हुई हैं मैम अस्मा सईद, सुपरिटेंडेंट हैं दारुल फलाह की, एंड इनको भी खुशामदीद कहते हैं सोच फैक्ट्री के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ बैठे हुए हैं जी इबादुल्लाह साजिद साहब जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए जो टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं की जाती। और सोच फैक्ट्री के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो बाकी सारी आवाम सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, टेलीविज़न देख रही है, वो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत वक्त गुजारे और अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि वही सब्जेक्ट्स जिनका सियासत से ताल्लुक़ है, जो ज़्यादा करंट अफेयर्स को छेड़ते हैं, जो ज़्यादा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं सोच फैक्ट्री के अंदर। मोस्टली ये प्रोग्राम होता है यूथ रिलेटेड, एंड यूथ रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स छेड़े जाते हैं आजकल की जनरेशन की अवेयरनेस के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी बेसिक ओवरऑल एजुकेशन के लिए उससे लिंक्ड ही होता है। तो आज का सब्जेक्ट ऑल्दो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग पीपल ऑफ गुड एज, मैच्योर एज एज़ वेल, लेकिन साथ साथ जो हम स्टोरी शेयर कर रहे होंगे उससे यूथ काफ़ी कुछ निकाल सकती है, काफ़ी कुछ सीख सकती है, एंड एक सबक डेफिनेटली आप लोग हासिल कर सकते हैं इसके अंदर, एंड बड़े से लेके छोटा तक इसके साथ रिलेट कर पाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इतना ही रिलेटेबल ये प्रोग्राम रखें। जहाँ तक इस इदारे की बात है, इस इदारे की सर्विसेज की बात है, इस इदारे की ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ की बात है, जो ओवरऑल इनिशिएशन है, ओरिजिन है, उसके वजह से थोड़ा बहुत हम आपको आगाही देते हैं हमारे ही पैनल के ज़रिए। एंड सबसे पहले मैम आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगा, यू आर इंचार्ज ओल्ड एज होम, एंड इस पूरे इदारे की क्या सर्विसेज हैं, क्या मकसद है इस इदारे का, और इस इदारे के अंदर किस तरह के लोग आते हैं, एडमिट होते हैं और फैसिलिटीज़ का फ़ायदा हासिल करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम थैंकफुल टू K2 न्यूज़ के वो एक इस चीज़ को हमारी सोसाइटी के एक वल्नरेबल या इन लोगों को हाईलाइट कर रही है, इनके ऊपर प्रोग्राम कर रही है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है। ये इस वक्त बुज़ुर्गों की स्टोरी नहीं है, ओल्ड एज की नहीं है, बल्कि ये एक लर्निंग स्टोरी है हमारी यूथ के लिए। बिल्कुल ऐसे इदारे के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इदारा है ओल्ड एज होम है, इसका मकसद ऐसे है कि ऐसे बुज़ुर्ग, लावारिस बुज़ुर्ग जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, या अगर फैमिलीज़ उनकी हैं तो वो उनको क्लेम नहीं कर रही हैं, बेटे हैं उनको अपने पास से वो नहीं रख रहे हैं, समहाउ कोई सोशल इशू है उनके साथ, या पावर्टी है, गुर्बत की वजह से नहीं रख रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ ही नहीं हैं, कोई आगे पीछे है ही नहीं है। तो इस इदारे का मेन मकसद इस्टेब्लिशमेंट का यही था कि ऐसे बुज़ुर्गों को हमारे जो है उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, एक होम सर्विसेज देना, जिसमें हमारी मेन जो है हम शेल्टर, फूड, रिक्रिएशनल एंड मेडिकल सर्विसेज जो अपने ओल्ड एज पर्सन है उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। मैम आपने जैसे मेंशन किया कि मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं यहाँ आने के और यहाँ फैसिलिटी हासिल करने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से बुज़ुर्ग यहाँ आते हैं और उनको यहाँ रहना पड़ता है? कॉमन रीज़न जो मैं अपने मुताबिक, जो मेरा नज़रिया इस वक्त तक है कि हम लोग इस्लामिक वैल्यू से दूर हो गए हैं।
हमारी जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं, उन्होंने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया हुआ है, जबकि देखा जाए इस्लाम मेन फोकस वालिदैन पे कर रहा है। वालिदैन की नाफरमानी शिरक के बराबर है, ठीक है। अगर उसके बाद दूसरी आ जाती है पावर्टी है, कहीं पे सोशल इश्यूज़ हैं कि कोई अच्छे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं, बेटियां उनको अपने घर नहीं रख सकती हैं, उनके ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो फिर मजबूर होती हैं बेटियां ऐसे ओल्ड एज होम में, तो ये सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जो इनको इधर लेके आते हैं। फिर सबसे ऊपर जो सबसे है कि इनके बच्चों की बदनसीबी है कि उनके वालिदैन यहाँ पे ऐसे इदारों में रह रहे हैं। वेरी वेल सेड मैम, आखिर में आपने बिल्कुल अच्छी बात की। मैम अस्मा, आपकी तरफ आएंगे। आप सुपरिटेंडेंट हैं दारुल फलाह की, एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारियां तो हैं ही हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप देखती हैं किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने वालिदैन को, तो वैसे अगर मैं थोड़ा बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बहुत फ़ख्र से हम एक पाकिस्तानी होने के नाते काफ़ी टीवी पे भी मैं बोलता रहा हूँ, और एक फैमिली वैल्यूज़ को रखते हुए हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पाकिस्तान में वो चीज़ इतनी कॉमन नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, कि हम ओल्ड एज कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा नहीं जाते, ओल्ड एज होम्स इतने कॉमन नहीं है, लेकिन ये एक बहुत एक प्रोमिनेंट चीज़ हमारी सोसाइटी की है, जिसके बारे में हम शायद कभी कभार मुंह मोड़ लेते हैं ऐसी चीज़ों से। ये हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता और भी कॉमन होना शुरू हो गया। इसके पीछे क्या वजह है कि ओल्ड एज होम्स और फैमिली डिपेंडेंसी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू होगी और इदारों की तरफ जाना शुरू हो गया? ये मेरे इदारे का नाम है मदर एंड चिल्ड्रन होम। यहाँ पे हम 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज फीमेल को एडमिशन देती हैं। एक विडो होती हैं, एक कोई डाइवोर्स्ड होती है, और कोई भी थर्ड टाइप कैटेगरी ऐसी जिसमें कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, शौहर ने मारपीट के घर से निकाल दिया, या कोई भी इशू होता है, ऐसी औरतों को हम यहाँ पे फाइनेंशियल और साइको सोशल प्रोटेक्शन देते हैं। इनको हम यहाँ पे रेजिडेंट्स देते हैं, फ्री बिजली पानी गैस होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको स्कॉलरशिप होता है, और कुछ हमारे बहुत अच्छे डोनर्स हैं वो उनको ग्रॉसरी वगैरह देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस वक्त ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर औरतें वो आती हैं, वीडियो का तो आपको समझ आ गया कि ठीक है वो वीडियो हो गई है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनकी फैमिलीज उनको निकाल देती हैं, उनको जायदाद से हिस्सा ना देना पड़े या कुछ है। और मेन रीज़न जो मैं देखती हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मोस्टली यहाँ पे आती है। मैं कहती हूँ कि वो हमें ख़र्चा नहीं देता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, बच्चों को सही से ब्रॉटअप नहीं करता, उनको खाने पीने का ना। तो वो एक औरत कहती कि जब मैंने अपने खुद ही पालना है बच्चों को, तो फिर मैं अपने शौहर के साथ क्यों रहूँ। ज़्यादातर ये रीज़न होती है। दूसरी ये कि जो एक हस्बैंड होता है वो जब शादी करके ले जाते हैं बड़ी उसके साथ कि हम ख्याल करेंगे ये, लेकिन क्या होता है जब आपकी एक फैमिली लाइफ शुरू होती है, एक मैरिड लाइफ शुरू होती है, तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उस तरह पूरा नहीं करता जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है। वो अपने बच्चों को सही से खर्चा नहीं देता है, खाने पीने का सही ख्याल नहीं रखता है। तो एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरे बच्चे भूखे सोएं। वो अपने शौहर से कहेगी कि मुझे खाना ला के दो, मुझे बच्चों के लिए रोटी ला के दो, कपड़े ला के दो। और शौहर अगर किसी नशे में या किसी भी एडिक्शन में है या कोई भी किसी गलत आदत में है, तो फिर वो उस तरह अपने बच्चों को सही से ज़रूरत पूरी नहीं करता। डेट्स वाई जो है, क्योंकि एक फ़ीमेल जब जाती है शादी होके, तो वो कभी भी इस टेंशन के साथ नहीं जाती कि मैं उस घर को छोड़ूंगी। वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होते हैं तभी से वो घर छोड़ते हैं। अदरवाइज़ कोई भी, मैं नहीं बीइंग ए वाइफ और मदर, मैं नहीं समझती कि कोई औरत अपनी खुशी से घर छोड़ती है। कोई ना कोई इशू होता है तभी से वो छोड़ती है। बिल्कुल ऐसी। एंड वंस अगेन हम कुछ ऐसे कड़वे सच इस प्रोग्राम के अंदर सामने लेके आएंगे जिनके बारे में बात करना इतना कॉमन नहीं है, एंड लोग अवॉइड करते हैं ऐसी बात करना क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। एंड स्पेशली कुछ मर्द हजरात हैं जो ऐसा सच छुपाना भी चाहते हैं ताकि एवरीथिंग शुड सीम रोज़ी एंड सब कुछ अच्छा है। एंड इस तरह की एक रिप्रेजेंटेशन के बारे में जब बात की जाती है तो डिनाइल इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्चुअल फैक्चुअल पर्सनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करें जिससे थोड़ी बहुत आंखें खोलें, और हमें भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है बहुत जल्द, क्योंकि जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोसाइटी के अंदर, उतना जल्दी हम एड्रेस करेंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात जब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, मुख्तलिफ़ इदारों में जाता हूँ, तो मेरी अपने प्रोड्यूसर के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन होती है कि इन गुड नंबर लोग सामने हों ताकि मैक्सिमम स्टोरीज़ शेयर की जाए। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, थ्रू आउट, मैम आप सारों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं थ्रू आउट यही विश कर रहा था कि कम नहीं हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि दिस इज़ वन इंस्टीट्यूशन जिसमें हम चाहते नहीं हैं कि ज़्यादा लोग हों। हम चाहते हैं कि कम से कम डिपेंडेंसी हो ऐसे इदारों के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम फैमिलीज़ में ही इंकरेज कर सकें कि ये डिस्प्यूट्स ना हो, इस तरह के मसले मसाइल ना हो, जो कोर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, ताकि ओल्ड एज होम्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ज़माने में इतना कॉमन नहीं था, आजकल के ठीक है एक लिहाज से कहा जा सकता है कि मजबूर हो गए लोग, काफ़ी मजबूरियां बढ़ गई हैं, हालात काफ़ी टफ़ हो चुके हैं, लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गई है।
विच आई ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, आप डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज़ से, जिसकी फेवर में मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बिकॉज फैमिली वैल्यूज़ की हमें बहुत कदर होती है, फैमिली वैल्यूज़ की हमारे इदारे को भी बहुत कदर है, और एज़ पाकिस्तानी और एज़ मुसलमान, जैसे कि मैंने शुरू में भी मेंशन किया कि हमारे इस्लाम के अंदर इतना ऐसा कुछ सिखाया जाता है, अगर उसी को हम फॉलो करें देन आई डोंट थिंक हम इस पोजीशन में आते हैं, एंड वी हैव टू डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट। इबादुल्लाह साजिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, आप इंचार्ज हैं सोशल वेलफेयर के। अब सोशल वेलफेयर के हवाले से अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो उसका परसेप्शन कुछ और है। अब सोशल वेलफेयर के अंदर इस तरह के इदारे भी आ जाते हैं, सोशल वेलफेयर के अंदर बाय चॉइस, जैसे मैम ने मेंशन किया, कुछ औरतें आना पसंद करती हैं, काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं वो मजबूरी के तहत यहाँ आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई चाहता नहीं है कि ये दिन उनको देखना पड़े। तो ये सारा जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इसके साथ कैसे डील किया जाता है सर? सर, सबसे पहले तो मैं सोशल वेलफेयर का थोड़ा सा सेटअप आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट जो पंजाब है, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक सेटअप है, और इस सेटअप में हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं जी। एक है हमारे ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हैं जो आफिया, दारुल-फलाह, आपने ये सारे देखे हैं। एक और हमारा सेगमेंट है कि हम NGOs की रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी एवेल्यूशन करते हैं, सारा वो हमारे पास अथॉरिटी है वो। और सर, तीसरे नंबर पे हमारा हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास एक मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट के नाम से एक इदारा है, एक सेटअप है पूरा। हॉस्पिटल में जितने गरीब लोग आते हैं, जितने डिज़र्विंग लोग आते हैं, जो मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते, वो हमारा वहाँ पे पूरा सेटअप है। मेडिकल सोशल ऑफिसर बैठता है 17 ग्रेड का, उसकी ड्यूटी होती है उस डिपार्टमेंट की, उस सेक्शन की, कि वो ज़कात के थ्रू और बैतुल माल के थ्रू हमें जो बजट मिलता है उसको यूटिलाइज़ करके उनको फ्री मेडिसिन देते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सर्विस है, पंजाब के हर सरकारी हॉस्पिटल में ये है। तो जो आपने ये बात की इदारों की, सही कह रहे हो आप, बेसिकली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, हमारी ये रिलीजियस वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये यहाँ पे ये काम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये है। अफियत की अगर बात करें बुज़ुर्गों की, तो यहाँ पे कुछ तो लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिलीज़ है ही नहीं, जो बिल्कुल इन्फॉर्म है, जिनका कोई भी दुनिया में नहीं है, वो आते हैं। लेकिन सर, हमारी बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, लेकिन वो उनको या रखना नहीं चाह रहा है या बुज़ुर्ग उनके साथ रहना नहीं चाह रहा है, तो वो लोग भी यहाँ पे होते हैं। मेरे पास चार्ज था पिछले मैडम से पहले कुछ अर्सा ये अफियत का, तो हमारे पास 1-2 ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जिनके इवन कुछ ऐसे थे कि जिनकी कॉल आती थी, हमारे उनकी औलाद की कॉल आती थी कि जब बाबा जी हमारे साथ रहते नहीं हैं तो आप बाबा जी को हमारे पास भेजें। लेकिन जब हम बाबा जी से कहते थे, वो कहते थे नहीं, मैं नहीं, वहाँ पे जाकर रहना नहीं चाहता। और कुछ ऐसे थे कि जो बुज़ुर्ग रहना चाहते थे अपनी औलाद के साथ, लेकिन जब हम औलाद को कंटेक्ट करते थे तो औलाद वो उनकी तरफ से वो होता था, रिलेक्टेंट होते थे कि हम इनको, बाबा जी को कुछ इश्यूज़ थे, घरेलू मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं कि हम इनको रख नहीं सकते। तो ठीक आपकी बात है, बेसिकली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, बदकिस्मती है हमारी। लेकिन जब ये लोग बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, हमारे पास बच्चों के इदारे हैं, ख़वातीन के इदारे हैं, बुज़ुर्गों के इदारे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट के वाले से वो हमारे पास इदारे हैं। लेकिन सर, बात यह है कि जब ये लोग निकलते हैं ना घर से, तो फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि ये कहाँ जाएँ। अब फैमिली इनको रखती नहीं है या कोई है नहीं, तो ये कहाँ जाएँ। तो फिर वहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने ये इदारे बनाए हैं, हम इनको यहाँ पे लेके आते हैं, हम इनको फैसिलिटीज़ देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये फैमिली का जो फैमिली जो सर्विसेज देती है वो हम कभी भी नहीं दे सकते, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते फैमिली का। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको हम पूरी सर्विसेज दें। हमारे पास जो हमारे इंचार्जेस होते हैं इदारों के, ये बेसिकली क्वालिफाइड सोशल वर्कर हैं। तो ये सोशल सपोर्ट भी देते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, यानी साइको सोशल सपोर्ट इनको दी जाती है, बुज़ुर्गों को इनकी पूरी नीड्स का इनका ख्याल रखा जाता है। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे जैसे गुफ्तगू आगे चल रही है, फैसिलिटेशन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, इदारे का असल मकसद क्या है, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहे हैं लोगों को जो इस इदारे के अंदर आते हैं, मजबूरी के बेसिस पे हो या फिर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द फैमिली। लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो कुछ ही एपिसोड पहले हमने एक ऑर्फनेज में किया था एक प्रोग्राम, एंड वहाँ बच्चों के साथ प्रोग्राम किया था। अब मैं थ्रू आउट जब इस प्रोग्राम के वजह से हम डेवलप कर रहे थे आइडिया, और हम सोच रहे थे कि हमें इस तरह का भी करना चाहिए बिकॉज ये हमारी थीम बनी हुई है पूरे प्रोग्राम्स की और इस पर्टिकुलर सीज़न की, तो जो एक बहुत स्टार्क एक डिफरेंस नज़र आ रहा था और एक बहुत
हॉन्टिंग डिफरेंस था, जिसको सोच के बहुत ज़्यादा मुझे एक हॉल पहुंच रहा था कि जब ऑर्फनेज में जाते हैं तो वहाँ एक मजबूरी जो होती है वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। अल्लाह की तरफ से एक आपको एक चीज़ दी जाती है और वो बच्चे ऑब्वियसली इट्स नॉट इन देयर हैंड्स और देयर पेरेंट्स, बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और किसी हादसे के शिकार हो गए होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे इदारों पे आते हैं तो यहाँ ह्यूमन चॉइस का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ वालिदैन अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी ऐसे केसेस हैं कि कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ें। ये एक बहुत हॉन्टिंग किस्म की एक फैक्ट है हमारी सोसाइटी का और बहुत एक खौफनाक बात है, जिसके बारे में सोच कितना अजीब लगता है कि जिन वालिदैन ने उन सारी मजबूरियों के बेसिस पे उन हालात के अंदर जिनके बारे में बच्चों को पता भी नहीं होगा उनका ख्याल रखा और उनके वो सारे नखरे भी उठाए, उनको पाला पोसा बड़ा किया और केपेबल किया, और आज वही बच्चे अपने वालिदैन को ऐसे इदारों की तरफ लेके जाते हैं और ख़ुद वो ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते बिकॉज ऑफ सेल्फिश रीजंस और वट एवर रीजंस दे हैव। मेरे ख्याल से कोई वजह इतनी बड़ी नहीं कि आपको ये करना पड़े, क्योंकि वालिदैन के लिए कोई वजह इतनी बड़ी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को बाय चॉइस एक इदारे के हवाले करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो ख़ुद ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है जिसको मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ इदारे की ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात चल रही है, फैसिलिटेशन के बारे में बात चल रही है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लोग कितना मुतमईन हैं इसके हवाले से जो इस इदारे के अंदर हैं, इसके हवाले से भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा जो लोग हैं इन इदारों के अंदर उनकी स्टोरीज़ की तरफ, पर्सनल स्टोरीज़ की तरफ। ऑब्वियसली बहुत प्राइवेट और बहुत पर्सनल बात है और काफ़ी मुश्किल होता है इसके बारे में बात करना, टेलीविज़न के ऊपर और भी मुश्किल हो जाता है लोगों के सामने बात करना। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे सामने बहुत ब्रेव और बहुत मेरे तो हीरोज़ हैं सारे ऑब्वियसली, क्योंकि इनसे आज इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, आते हुए जब मुलाकात भी हो रही थी तो मैं तो ऑब्वियसली बहुत इंस्पायर्ड हूँ ऑलरेडी कि हालात के बावजूद अभी भी एक पॉजिटिविटी है, अभी भी एक विल टू कैरी ऑन है। एंड ये भी सारी हम स्टोरीज़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे उतना लोगों को अंदाज़ा होगा कि हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और उसके बावजूद वो कैरी ऑन भी करते हैं और कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सामने रखेंगे। मैं चाहूँगा कि हम अब ज़रा जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करें, जो ख़वातीन हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करें कि किन हालात के बेसिस पे दे एंडेड अप हेयर, और वंस ऑब्वियसली अब वो यहाँ आ चुके हैं तो यहाँ की क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल क्या है और किस तरीके से वो देखते हैं इस इदारे की फैसिलिटीज़ को। सबसे पहले मैं हमारे एल्डर्स की तरफ जाना चाहूँगा। सर, आपके साथ माइक मौजूद है, सर अपना तारुफ़ कराते हुए चलें और थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइएगा। सर जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं चकवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, और मैं अयूब के बादशाह में पिंडी में आया हूँ। अच्छा, मैंने सारी उम्र बेकरी का काम किया बेकरी, और वो नहीं हो सकता, नज़र कम हो गई है। तो अच्छा, बस यही है, गांव में कोई भी नहीं आपने रहा, अब पिंडी में इधर आ गया। सर आपका फैमिली किधर है, ख़ानदान किधर है? फैमिली ख़त्म हो गया, एक बच्चा है बस। वो किधर होते हैं? वो इधर फैज़ाबाद में होता है, पट्टे का काम। सर माइक थोड़ा करीब कर लो। सर आप यहाँ इस इदारे में कब से हैं? 6 साल से। 6 साल से? जी आप खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए? जी, मैं खुद मर्जी है। आपको किसने बताया इस इदारे के हवाले से, इस पूरी फैसिलिटी? मैंने हाजी चौक 10 साल काम किया। जी, ये इदारे वगैरह भट्टर ने बनवाए थे, ये सही। मेरे क्लब ने भट्टर ने बनवाए थे, ये मुझे खुद पता से मैं आ गया। और आपकी एक औलाद है, जी, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? वो मुतमईन है इस चीज़ से कि आपको यहीं होना चाहिए? नहीं वो तो बोलते ही आ जाए, तो आप क्यों नहीं जाते? पर नहीं जाते, कोई वजह ऐसी है। क्या आप मुतमईन है यहाँ की फैसिलिटीज़ से, जो भी सारी आपको एक मुहैया की जाती हैं सारी चीज़ें? हाँ ठीक है। सही, आगे चलेंगे सर। बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर। नाम मसरूर अली है, ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, वैसे कराची से आया हूँ। अच्छा, तो बच्चों की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम थी शायद कि उनके टेस्ट के वालिदैन ने, वालिद नहीं हूँ मैं, क्योंकि हम पुराने टेस्ट के बंदे हैं, वो है नई जनरेशन है, उनके टेस्ट के नहीं है, बस उनसे
इख्तलाफात हुए तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए? मैं अपनी मर्ज़ी से आया। उन्होंने कहा भी था कि अगर आप यहाँ हमारे साथ नहीं चल सकते तो आप जा सकते हैं। क्या तो वजह सर कि चल नहीं सकते आप? मतलब ये है कि बेटा हमें पुराने वक्तों के, हम तो कहते हैं कि जब 8 बजे घर आ जाओ, हाँ 8 बजे घर से ना निकलो, तो दोस्ती यारी जो है ना घर तक नहीं आनी चाहिए, बाहर ही रहनी चाहिए। अच्छा। तो वह ये इनकी पाबंदियाँ थी। और कराची का माहौल है, रात को 3 बजे घर आना, 4 बजे घर आना। हाँ तो बस इस वजह से उनको था, उनसे बस मेरी हुई और मैं आ गया हूँ। आज मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पे। 4 महीने हो गए। और जो तवज्जो मुझे वहाँ मिलनी चाहिए थी औलाद से, यानी कि प्यार मिलना चाहिए था, हर चीज़ टाइम पे मिलनी, मुझे वो नहीं मिली। यहाँ आने से मुझे ये है कि मुझे यहाँ पे हर वो चीज़ मिल रही है जो मुझे औलाद से मिलनी चाहिए थी। सही। टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, हर चीज़ यानी कि प्यार भी मिल रहा है जो औलाद से मिलना चाहिए तो वो यहाँ मिलता है। यहाँ बेटी का भी प्यार भी है, यहाँ पे भाइयों का भी प्यार भी है, सब प्यार यहाँ मिल रहे हैं। और अब साफ बात है, दिल नहीं करता जाने को, क्योंकि जाके करना क्या, जब इज्जत ही नहीं मिलेगी तो क्या करना जाके। सही। सर 4 महीने गुजर गए हैं, घर से मेरे कॉल आई है, अभी मैं 10 तारीख को जा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा आप आके हमारे से बात करें। अच्छा। देखिए मैं वो बंदा था कि शायद मैडम को भी नहीं पता, मैं घर का हर काम करता था। मैं घर में पोछे भी लगाता था, मैं घर में हांडी रोटी पकाता था, मैं घर की सफाइयाँ भी करता था। मैं वो बंदा था, घर का हर काम करता था। अच्छा। तो मैंने कहा मेरी इन नेकियों का सिला मुझे औलाद ने ये दिया है कि आज मेरे लिए जगह नहीं है वहाँ पे। सही। ठीक है। माशाल्लाह बच्चे से रोज़गार हैं। आपने हैपर स्टार का नाम सुना होगा। हैपर स्टार में मुलाजम है, 90,000 80,000 सैलरी है दोनों की माशाल्लाह। हाँ, लेकिन हमारे लिए नहीं है। लेकिन मिजाज नहीं मिलता। मिजाज नहीं मिलता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट की जो है ना थोड़ी सी गलती है। वालिदैन के लिए कोई कानून होना चाहिए कि जब कोई औलाद अगर वालिदैन के साथ ऐसा करती है ना, उस औलाद के लिए थोड़ी बहुत तो सज़ा होनी चाहिए। और उस औलाद की सैलरी में से कुछ परसेंटेज जो है ना वालिदैन के लिए होना चाहिए। क्या ये वालिदैन को यानी बेटे वालिदैन को इतनी परसेंटेज यानी महीने का 2,000 4,000 रुपया दोनों को देंगे। और इनको चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जिसमें माँ बाप को कोई इज्जत दी जाए और औलाद को थोड़ी बहुत तो सज़ा मिलनी चाहिए कि जो हम हमारे से इतना करें उनको भी थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी नसीहत के तौर पर। ठीक है। सही सही सर। बस आगे चलेंगे सर आपकी तरफ। I am not in a position to sing during the here and don't exploit my family affairs. I am sorry. Sir, okay, we completely understand. Otherwise, सर आप यहाँ से are you satisfied with the facilities here? I feel confident. I feel happy to join you here. And inshallah. सही है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वी अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली सारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द एल्डर सिटिंग विद अस एंड एवरीवन सिटिंग विद अस कि हम कुछ हैं जो पर्सनल मैटर्स और फैमिली मैटर्स को डिस्कस नहीं भी करना चाहते एंड मैं बिल्कुल उस चीज़ की इज्जत करता हूँ बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग और बहुत आपसे ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लोज टू यू एंड उस चीज़ को बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट स्पीकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्पीकिंग ऑफ उनको यहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और मज़ीद क्या सपोर्ट की जा सकती है, उस हवाले से भी हम साथ साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ पर्सनल काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग और काफ़ी अफसोसनाक जो किस्से हैं वो भी साथ साथ शेयर किए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम और लोगों के साथ बात करें, हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं जो इस इंस्टीट्यूशन में हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है सोच फैक्ट्री के अंदर। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और जो इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं उनसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, पर्सनल काफ़ी लेवल पे डिस्कशन भी हो रही है एंड ओवरऑल द फैसिलिटेशन एंड सर्विसेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इस हवाले से भी डिस्कशन हो रही है। कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मेरा नाम है केवान हामिद, विल बी राइट बैक। बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं सोच फैक्ट्री सीज़न 4। मेरा नाम है केवान हामिद। आज हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के डिपार्टमेंट के हवाले से एंड जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो इदारे के अंदर हैं और उसकी फैसिलिटीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, उनकी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ एंड कितना सेटिस्फाइड हैं उन फैसिलिटीज़ से
एंड ओवरऑल रिलेटेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी के इस ऐसे एलिमेंट के हवाले से हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत डिस्ट्रेसिंग भी हैं, डिप्रेसिंग भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ों के हवाले से आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हवाले से मेरे ख्याल से सोसाइटी का काफ़ी मेजर तबका डिलूजन में बैठा हुआ है। वापस अपने पैनल की तरफ मैं आना चाहूँगा। मैम आलिया, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। कुछ स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर हुई हैं, कुछ काफ़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में अभी भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है क्योंकि वो ह्यूमन हैंड के अंदर हैं और वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिहेवियर्स और साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जो बच्चे हैं, जो औलाद है, उनकी जो एक वजूहात होती हैं, रीज़न्स होते हैं, इस हवाले से कॉन्शियसली ये इदारा क्या कर सकता है कि दे डोंट हैव टू इंडक्ट देयर एल्डर्स और उनके पेरेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूशन? क्या ऐसी आप ऐसी कोई कोशिश करते हैं कि वो ना करें ऐसी चीज़, या फिर कोई ऐसी पहले कोई सर्वे होती है कि ये अवॉइड किया जा सकता है, आप घर में ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आउटराइट आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है? बिल्कुल, हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। इनके जो इनकी फैमिलीज़ हैं उनको एक इस्लामिक एजुकेशन दे सकते हैं, वैल्यूज़ बता सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हैं, आपने भी इस एज में आना है, आपके बच्चे भी ये आपके साथ कर सकते हैं। हमारे सेशन होते हैं फैमिलीज़ के साथ, जो बुज़ुर्ग अपनी फैमिली के साथ वापस जाना चाहते हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और होते भी हैं। सही है। समहाउ हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, यानी कि मंथ में 2-3 बुज़ुर्ग हम लोग जो है रिहेबिलिटेट कर देते हैं फैमिलीज़ की काउंसलिंग के साथ। जो भी इश्यूज़ होते हैं, बुज़ुर्ग वालिदैन की तरफ से जो इशू आ रहे होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर लें अपने बच्चों के साथ तो आप वापस जा सकते हैं। और फैमिलीज़ की भी कह रहे होते हैं कि आपके वालिद को या वालदा को ये प्रॉब्लम है, अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, मसले हल कर लें, तो अब मिलजुल के एक फैमिली की एक यूनिट की तरह लाइफ गुजारें। ठीक होगी। ठीक है मैम आसमा, आपकी तरफ आएंगे। हमारी सोसाइटी जनरली स्पीकिंग बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको आपने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जो आम फहम कोई भी घर का फ़र्द नहीं डिस्कस करना चाहेगा पब्लिक के अंदर, या फिर किसी इदारे के पास, किसी गैर के पास जाके वो एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहेगा। कुछ चीज़ें घर में ही रह जाती हैं और उसकी वजह से औरतें स्पेशली बहुत सफ़र करती हैं क्योंकि वो बता ही नहीं सकती किसी को, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आपने शेयर नहीं करना, बल्कि जब वो अपने घर से जाती हैं एक दूसरे के घर तो उनके अपने वालिदैन भी कहते हैं कि अब तुम उस घर की हुई, अब वहीं होगा जो होगा, तुमने वापस नहीं आना। बल्कि काफ़ी बड़ी बड़ी अजीब बातें भी की जाती हैं कि अब तुम जनाजा ही निकलेगा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत इस तरह की चीज़ें अब ये जब माइंड में इंडक्ट किया जाता है एक औरत के, और जब इतना प्रेशर होता है अपने घर की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, उसके बावजूद जो औरतें इधर आती हैं उनकी कंसल्टेशन करना बहुत सेंसिटिव मैटर है मेरे ख्याल से। वो किस तरीके से किया जाए? ठीक है, अब ये कि मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है कि औरतें अब राइट्स के लिए अपने बोलती हैं। अब मेरे पास जितनी फीमेल्स हैं उसमें से 80% जो रूरल एरिया से आती हैं। इटसेल्फ पिंडी की जो सिटी की होती हैं वो कम होती हैं, गांव से आती हैं उठ के, वो कहती हैं हमें पता चला है कि औरतों के लिए इदारा बना है। मैं खुद हैरान होती हूँ, आप कहाँ से आपको कैसे पता चला? कहती बस हमने मैडम किसी से सुना था, पता चला था ये इदारा है, हम आए हैं ताकि हम आपसे अपना मसला डिस्कस करें, हमें ये मसला है, हमें शौहर ख़र्चा नहीं देता, शौहर अच्छा सलूक नहीं करता, आप हमें कोई कानूनी का हमदाद फराहम करें ताकि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कर सकें। यहाँ जितनी फीमेल्स आती हैं उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत फोकस करती हैं। वो डे 1 से आके कहती हैं हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमारा शौहर पढ़ाने नहीं देता था, हम खुद निकली ताकि इनको अच्छा शहरी बनाएं। ठीक है। दूसरा कि ये खुद एम्पावर होना चाहती हैं। वो कहती हैं मैडम हमें आप कोई काम करवा के दें, हमें कहीं काम कारोबार में लगा दें कहीं, या कुछ न कुछ ऐसे हमें सेट कर दें कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ी हों। यहाँ की औरतों में मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, स्पेशली जो रूरल एरिया से आती हैं और वो अपने बच्चों के लिए आती हैं। उनको अगर मैं कहूँ कि आप बच्चे छोड़ के क्यों नहीं आती, कहती नहीं जब बाप ने पाले नहीं तो मैं अपने बच्चों को क्यों छोड़ के आऊँ, मैं खुद उनका बाप बनूंगी और खुद उनको अच्छी परवरिश करूँ। बिल्कुल, आपने बार बार एक लफ्ज़ का यूज़ किया, एम्पावरमेंट। जी, बहुत एम्पावरिंग चीज़ है। जब औरतों के केस को डिस्कस करते हैं तो ऑब्वियसली खुद से डिसीजन लेना, एक जिम्मेदारी लेना और एक
विल पावर दिखाना और अपने बच्चों के हवाले से भी सोचना, दैट्स वेरी एम्पावरिंग। एंड एक लिहाज से दैट्स वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जो सोसाइटी की, हमारे माशरे की जो औरतें हैं अब इतनी अवेयर होना शुरू होगी, इतनी एम्पावर होना शुरू होगी, ख़ुद से डिसीजंस ले सकें। लेकिन इसमें एक सेंसिटिव मैटर है, थोड़ा बहुत मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक सेंसिटिव मैटर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक मर्द की गैरत, जो बहुत ज़्यादा आई वुड से हाईलाइटेड मैटर ऑफ आवर सोसाइटी है। बहुत जल्दी वो गैरत हर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी वो अना हर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी जो हमारी सोसाइटी के आई वुड से लेस लिटरेट और अवेयर मर्द हैं वो बहुत जल्दी उनकी गैरत हर्ट होती है, तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का एक ईवल है, वो है ऑनर किलिंग। एंड वो इस तरह के फिर आपको ईवल्स नज़र आते हैं सोसाइटी के अंदर। तो इन केसेस के अंदर क्या मर्द हजरात जो हैं जिनके घर से औरतें आती हैं वो इंगेज करते हैं, क्या वो मुश्किल करते हैं इस सिचुएशन को? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर जो भी फैमिली डिस्प्यूट होता है उसमें मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ परसेंटेज ऐसी ज़रूर होती है कि जहाँ पे फीमेल भी इन्वॉल्व होती हैं। आपने बात की गैरत की, एक शौहर की गैरत जब ये गवारा कर लेती है कि वो रात को 12 बजे अपने छोटे बच्चों को, जवान बच्चियों को सड़क पे फेंक देता है, तो उसको उसकी गैरत कहाँ जाती है? यहाँ पे कई ऐसी फीमेल्स आती हैं, कहती हैं हमें शौहर ने रात को 9 बजे 10 बजे घर के दरवाजे बंद कर दिए कि मेरी तरफ से तुम फारिग हो, जहाँ मरती हो जाओ। तो फिर उस वक्त उसकी गैरत कहाँ जाती है आदमी की? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि दोनों मतलब फीमेल्स का भी कहीं ना कहीं उस फैमिली डिस्प्यूट में किरदार ज़रूर होता है। ठीक है, सही। अच्छा, इबादुल साहब आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। ये दोनों सब्जेक्ट्स अब मैंने छेड़े, स्पेशली हाईलाइटिंग मोर ऑन द कंजर्वेटिव एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। जो कंजर्वेटिव हमारी सोसाइटी, मैं सो कॉल्ड कंजर्वेटिव ही कहूँगा, थोड़ा हार्शली इसको एड्रेस करूँगा कि हम अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव समझते हैं। हमारी वैल्यूज़ इजाज़त नहीं देती कि घर के मसले मसाइल हम बाहर डिस्कस करें। हमारी वैल्यूज़ इजाज़त नहीं देती कि हम ख़वातीन जो हमारे घर की हैं उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करें। एंड उस गैरत के बहाने बहुत कुछ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। तो इस हवाले से कोई ऐसी काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, रेगुलराइज होते हैं कि थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज किया जाए सोसाइटी के अंदर? ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप सर? ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं या हमारे जनरल बात कर रहा हूँ? बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं पर्सनल स्टोरीज के साथ वो रिलेट करना चाहूँगा। तो ओवरऑल सोसाइटी का ही एक ऑब्वियसली ये मसला है जिससे मेरे ख्याल से हर कोई रिलेट करना चाहता है, बिकॉज हर कोई टू सम एक्सटेंट ये फेस करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, फैमिली के अंदर। कुछ लोग इसको कंटेन कर पाते हैं, कुछ कंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पीपल एंड अप इन द सच सिचुएशन। कि जब हम अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ से, मॉरल वैल्यूज़ से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, हमारे शायद घरों में बच्चों को ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। पेरेंट्स की जो पेरेंट जो हमारी फैमिली है, एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है हमारा, शायद उसमें ये बच्चों को चीज़ सिखाई नहीं जाती। हमारे स्कूलों में शायद ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। हम जो एक फॉर्मल एजुकेशन है शायद उस पर फोकस कर रहे हैं, जो एक मॉरल वैल्यूज़ हैं उस पर शायद इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो तरबियत पे हम कम जो है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। सही। तो बेसिकली ये जब तरबियत पे फोकस करेंगे, हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे ये चीज़ें, तो तभी ये मेरे ख्याल में इश्यूज़ हैं जो एड्रेस हो सकेंगे। ठीक है। अब मैं हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, उनसे भी थोड़ा बहुत बात करना चाहूँगा। आपके पास माइक मौजूद है, प्लीज़ अपना तारुफ करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा है और मैं मरी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप कब से हैं यहाँ? मैं तकरीबन 9 माह हो गए यहाँ पे हूँ। अच्छा। 3 महीने में इस्लामाबाद क्राइसिस सेंटर में रही हूँ और वहाँ से फिर यहाँ पे आई हूँ। वहाँ से मुझे पता चला है कि ये यहाँ पे बच्चों के स्कूल भी हैं और बहुत सारी सहूलतें हैं। वहाँ पे इतना सिस्टम नहीं था कि बच्चों को स्कूल भेज सकती। बेटी मेरी स्कूल जाती है, 1 में है, तो फिर बच्चों की वजह से जहाँ पे आना पड़ा। तो बाकी मेरा हस्बैंड जो है वो नशेई था और मारपीट करता था, कमाता भी कुछ नहीं था, साइको केस भी था। अच्छा। तो गांव का माहौल ऐसा होता है कि गांव से औरतों को बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा। और ना इतना इजाज़त देते हैं कि हम लोग किसी के सामने जा सकें, बात कर सकें। अच्छा। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे बाहर निकलना पड़ा, आना पड़ा। ठीक है। तो माशाल्लाह से मेरे भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि इस जानवर के साथ रहने से बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी का डिसीजन खुद लो। तो मुझे आना पड़ा। फिर मैंने खुला का केस किया, बच्चों की कस्टडी का केस किया। तो बस यहाँ पे रह रही हूँ। यहाँ इस अदारे ने, मैडम ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, इस हवाले से उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया?
भाई हैं, वालिद नहीं हैं, भाई हैं। अच्छा। इस वजह से किया है कि उन्होंने मेरा साथ दिया कि आप उससे अलहदा हो जाओ। ठीक है जी, तो उसकी वजह से, क्योंकि मैं गांव में नहीं रह सकती थी, वो बदमाश है, गुंडा टाइप का है, तो गांव में फिर वो हमारा घर, उसका घर, मेरे वालिदैन का घर, उसका घर करीब करीब है। अच्छा। तो वहाँ पे जाती हूँ तो वो बच्चों को छीन लेता है। और एक औरत की कमज़ोरी, एक माँ की कमज़ोरी बच्चे होते हैं। उसको पता है कि मैं बच्चों को ले जाऊँगा तो ये ऑलरेडी आ जाएगी, लेकिन मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो ये तो फिर कोर्ट ने डिग्री कर दिया केस। ठीक है। तो जब से आप इधर आई हैं तो आपको उसकी तरफ से कोई मतलब कि तंग तो नहीं किया गया? नहीं आता है, एक दो दफ़ा तो मैं बाहर जॉब करती हूँ, जाती हूँ। अच्छा। तो रास्ते में तंग करते हैं। फिर एक दफ़ा मैंने 15 पे कॉल की, फिर ये है कि पुलिस वालों ने उसको कहा है कि आइंदा इस तरफ आई या इसको तंग किया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो फिर थोड़ा डर गया, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती हूँ या जाती हूँ, गाँव वाली साइड पे मैं बिल्कुल नहीं जाती। वहाँ पे जाती हूँ फिर मेरे लिए मसले खड़े कर देता है, तो इस वजह से फिर यहीं पे हूँ। तो इंशाल्लाह 1 साल यहाँ पे रहूँगी, इसके बाद फिर बाहर रेंट पे थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कम से कम यहाँ पे हम लोग सेफ़ हैं, इज़्ज़त हमारी महफूज है। हम बाहर के हालात ठीक नहीं है एक औरत के लिए, लेकिन औरत एक मर्द बन जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन फिर भी डर होता है कि हम बाहर रहेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, कैसा सलूक होगा। लेकिन अदारे में हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है मैडम। आप बच्चों की वजह से आपने काफ़ी डिसीजन ली, ये मजबूरी भी थी आपकी, उस हवाले से आप कितनी मुतमईन हैं? मैं बस अल्लाह पे भरोसा है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ। एक बंदा जो नशा करता है वो खुद नहीं संभालना होता उसको खुद, तो वो बच्चों की कैसे हिफाजत करेगा, बच्चों को कैसे पालेगा। इस वजह से मैंने बाप के भरोसे पे बच्चों को नहीं छोड़ा। हालांकि मेरे भाई भी 1-2 दफ़ा भाइयों ने कहा है कि दे दो उसके लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं क्यों दूं बच्चे, मैं नहीं देती उसको। जिस इंसान को बच्चों से लगाव ही नहीं है, वो मुझे टॉर्चर करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, तो उस इंसान के हवाले में कैसे बच्चे कर दूं। ठीक, 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। मैं बेसिकली कलर सईदा से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली में, मेरी जो फैमिली है वो कश्मीर से बिलोंग करती है। ज़लज़ले के दौरान आए थे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बतौर तबीब काम करता था। मैंने भी अजमल तिबिया कॉलेज से बतौर तिबिया कोर्स किया था, जिसकी बेस पे मैं मार्केटिंग का सारा सेटअप मेरे जो सबका शोर है वो करता था। इसी दौरान इसी सिलसिले में मेरी शादी उससे हो गई। शादी के बाद उसने अपना तिब का सेटअप एक साइड पे रख के मुझे बतौर मोरा, यानी अभी जो मैं समझती हूँ प्रैक्टिकली लाइफ के बाद, कि 9-10 साल उसने मुझसे शादी नहीं की थी, बच्चे पैदा, बल्कि उसने मेरी इनकम को बेजरिया बना के एक सारा सेटअप बनाया था। अच्छा। जब 9-10 साल में, और मेरा शोर, मेरी 3 बेटियां हैं, हम खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। कश्मीर से मेरे जेठ दोनों 3 आए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया, जिस पर मैंने वहाँ पे बरीमाम में जो जगह है वहाँ पे घर बनाया। घर बनाने पे हम खुश व खुर्रम रहते नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया। महल्ले के लोगों के शुक्रगुजार हूँ कि उनके तावन की वजह से अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मीडिया वहाँ पे भी आया, मीडिया आता रहा जाता रहा, मेरे अदालत में भी केसेस हैं। अच्छा। वो सारे सेटअप हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंसाफ कहीं से नहीं मिलता। और स्ट्रगल मैंने पहले भी किया, भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर तबीबा काम करती हूँ। मैं जो मेडिकल एंड फिटनेस हुई थी पॉली क्लिनिक की, जो डॉक्टर दुर्दाना काजमी हैं, उन्होंने मेरे ज़ख्मी होने के बाद MLC बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया कम्प्लेक्स हाउस में, जिसमें बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर लुबना साहबा, अदरीस साहबा, रुखसाना साहबा की, कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की। बस ये सारी सेटिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की वजह से यहाँ में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो क्राइसिस सेंटर, वहाँ से मैडम साजिदा ने इधर भेजा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी हुई है। और सबसे अहम बात कि यहाँ पे सुकून की वजह से मेरी मेडिकल फिटनेस हुई है, जिसकी वजह से मैं अपनी बच्चियों के लिए एक ज़िंदगी का जो पहलू है वो गुजारना चाहती थी, जिसके लिए मैंने जो भी स्टेप उठाए अपनी बेटियों के लिए उठाए। और अल्लाह ने मुझे अगर ज़िंदगी दी है तो अपनी बेटियों की खातिर दी।
बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है जी आपकी। बहुत मेरे ख्याल से लोग मुतासर होंगे इस पूरी स्टोरी से। इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद जिस तरीके से आपने वो एक रेजोल्यूशन बनाई, एक अज़म किया, और उसके बाद अभी भी आप बहुत दिलेरी का मुजाहरा कर रही हैं कि इस हवाले से इतने आराम से आप बात कर सकती हैं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी के घर में किसी के साथ, ख़ुद के साथ इस तरह का कुछ हुआ और उसके हवाले से बात कर सकें और इतने लोगों के सामने टीवी के साथ में बात करें। तो मैं बिल्कुल जी बहुत इस चीज़ को बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा है, मैं पिंड दादन खान से आई हूँ। मैं इधर 2 साल हो गए हैं, काम शाम करती हूँ। अच्छा। इधर रह रही थी एक मैडम ने बताया इधर मैडम दारा बना हुआ है, इधर जाओ। फिर मैं मैडम के साथ आई हूँ, इसने मुझे दाखला दिया। लोगों के घर काम शाम करती हूँ, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। अच्छा। बेटे की अभी अभी नौकरी लगी है। अच्छा। तो मेरे मियाँ ने कुट मार के बाहर काट दिया। तो उसने ऐसे हमला किया, मेरी बेटी का भी गला दबा दिया, मेरा भी गला दबा दिया। मैंने रोई पिटी में आके, मैंने तो इसने जान से ही मार देना है, मैं कैसे करूं। फिर मैं अपने दिल में सोचा, मैं आख्या मैं इन ना किया तो फिर मेरा क्या होगा हाल। फिर मैडम ने सन इतनी बहुत कुछ चीज़ें देती है, बाहर से आती हैं, बहुत ठीक ठाक इतने टाइम गुजर रहा है। 2 साल से आप इधर हैं जी, और 2 साल से इधर से हूँ ना। हाँ। तो साल में मैडम के साथ गुजर गया है। सही। और इन 2 सालों के अंदर ख़ानदान की तरफ से कोई राब्ता, कोई किसी ने कोशिश की? मेरा एक भाई है, वो इधर आता रहता है। अच्छा जी, उसने मैंने किया मैं अपने मियाँ नाल तू रसाई कर लै। मैं आख्या मैं रसाई नहीं करनी, जिस टाइम मेरे ते या मेरी बच्ची ने उसने गला दबाने की कोशिश की थी तो मेरी बच्ची मर जाती, फिर मैं किधर जाती हैं। फिर मैंने बच्ची ने स्कूल पाया हुआ है, पढ़ाई करा रही हूँ, लोगों के काम शाम करके फिर अपना टाइम शैम टपा रही हूँ। सही, ठीक है। मुझे बताएं, जब आपके भाई ने कहा था कि अपने मियाँ के साथ कर लें रसाई, तो उनकी क्या वजह क्या थी, किस वजह से वो चाह रहे थे कि आप? वो कहते हैं ना तेरे को बेटी न ले ले। सॉरी, बेटी न ले ले। अच्छा जी हाँ, ठीक है। इस वजह तो कह रहे हैं ना। मैं आके नहीं, मैं बेटी तो नहीं दे सकती, मैं के नहीं जा सकती। ठीक है। अभी आपकी बेटी की ज़रूरत है? वो स्कूल ट्यूशन गई है। अच्छा जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, हम साथ साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं एंड कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिसके हवाले से एज एन एंकर पर्सन, एज अ होस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आगे बंदा फॉलो अप करे, उसके आगे किन अल्फाज का इस्तेमाल ले और किस तरीके से उसको लिंक करे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हर स्टोरी ऑन इट्स ओन बहुत डिस्ट्रेसिंग भी है, डिस्टर्बिंग भी है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इससे रिलेट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी और हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उसके बावजूद मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ जो हमारे साथ ख़वातीन बैठी हुई हैं, इस हवाले से बात भी कर रही हैं, मूव ऑन भी कर रही हैं, एंड पर्पज़ टू लिव ऑन जो उनका है उनकी औलाद से ही कनेक्टेड है। एंड उसी सब्जेक्ट को हम लिंक करेंगे अपने बुज़ुर्गों के साथ कि जहाँ औलाद ने ही गिव अप किया इतनी जल्दी अपने वालिदैन पे एंड ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेना नहीं पसंद किया। तो इस हवाले से हम काफ़ी और डिस्कशन पॉइंट्स को छेड़ेंगे, इस पर्टिकुलर इदारे की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके हवाले से भी हम डिस्कशन पॉइंट्स को छेड़ेंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा वक्फ़ा हमने लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, कुछ और पर्सनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ये सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। आप लोग देख रहे हैं सोच फैक्ट्री सीज़न 4। विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू सोच फैक्ट्री सीज़न 4। मेरा नाम है कहवान हामिद। आज हम मौजूद हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा इदारा है जो ख़वातीन को और बुज़ुर्गों को ऑब्वियसली सपोर्ट पेश करता है, फैसिलिटीज़ देता है सो दैट वो उनका सहारा बन सकें एंड साथ साथ उनकी ऐसी स्टेज के अंदर, ऐसी मजबूर स्टेज के अंदर उनको फैसिलिटेट कर सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मुख्तलिफ़ स्टोरीज़, मुख्तलिफ़ पर्सनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं एंड हर स्टोरी के अंदर एक डिस्ट्रेसिंग एलिमेंट ज़रूर है
एंड जिसके साथ साथ हमें अपनी सोसाइटी के ईवल्स के हवाले से भी पता चलता है एज अ सोसाइटी, एज अ कॉम हम किस तरफ जा रहे हैं। ये भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी चीज़ें थोड़ी बहुत छेड़ी जाती हैं, जिसको आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर ऑब्वियसली लिंक भी किया जा सकता है। एज एन एंकर पर्सन, एज ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव विद दिस प्लेटफॉर्म मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे सब्जेक्ट को मैं बार बार छेड़ूँ भी और इनको एड्रेस करके सोल्यूशन की तरफ भी हम लेके आएँ, क्योंकि सोच फैक्ट्री जब 4 साल पहले हमने स्टार्ट भी किया था तो इसी मकसद से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट 5 साल होने वाले हैं कि हम काफ़ी सोसाइटी के जो ऐसे इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें और डिस्कशन के ज़रिए कुछ ऐसे हम पॉइंट्स की तरफ आएँ जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें हम अपनी सोसाइटी के अंदर, सो दैट थिंग्स गेट बेटर। एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल लेवल पे अपनी काविशों के ज़रिए अवॉइड की जा सकती हैं। एंड इदारों पे हम काफ़ी कुछ डालते हैं जी। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कवर किया, काफ़ी हुकूमती इदारों को कवर किया, काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कवर किया। हर कोई दूसरे इदारे पे डाल देता है या फिर दूसरे शख्स पे डाल देता है, लेकिन सेल्फ़ एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी कसर रह जाती है। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूं डायरेक्टली रिलेटिंग इट टुडेज़ डिस्कशन, तो सेल्फ़ एम्पावरमेंट के हवाले से मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जाम्पल्स आज के प्रोग्राम के अंदर शेयर हो रहे हैं और मज़ीद भी शेयर होंगे, जिससे काफ़ी लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि अपनी मदद आप काफ़ी कुछ किया जा सकता है। हालात जितने भी ख़राब हों, जितनी भी मजबूरियाँ हों, काफ़ी लोग सेल्फ डिपेंडेंटली कैरी ऑन कर सकते हैं, नो मैटर हाउ एडवर्स एंड डाइवर्स सिचुएशन इज़। वापस पैनल की तरफ आना चाहेंगे। इस वक्त मैम आलिया को ज्वाइन किया है आमना ने भी, एंड वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। एंड मैम आलिया, एंड कैरिंग ऑन एज अ वुमन योरसेल्फ, मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत आप भी पर्सनली रिलेट कर सकें, अपना पर्सनल तजर्बा थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। यू डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और इसमें आपका पर्सनल अपना क्या था, इंसेंटिव क्या था, और एट द सेम टाइम आपका गोल क्या था कि व्हाट डिड यू वांट टू अचीव विद सच रिस्पांसिबिलिटी? सर ऐसे है कि मैं जॉब तो एक अर्निंग के लिए करना थी, लेकिन मेरा एक जो पैशन था कि मैं जॉब के साथ खिदमत भी करूं, कोई ऐसा फील्ड चूज़ करूं जहाँ पे मैं सिर्फ कमा नहीं रही होंगी, मैं बल्कि खिदमत भी कर रही होंगी। इस इदारे में आने के बाद मैं एक हाईली सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपनी जॉब से बढ़ के कर रही हूँ। मैं जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं उनकी बच्चों की तरह उनको अपने वालिदैन की तरह समझ के उनकी खिदमत कर रही होंगी, और बुज़ुर्ग खुश हैं कि ये कि हमारी बेटी की तरह है। और वो मेरी बेटी के नाना अबू भी हैं, दादा अबू भी हैं, वो कहते हैं कि हमारी नवासी भी है और हमारी पोती भी है। और एक बड़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ, बड़ी सुकून की नींद आती है कि आज मैंने एक बुज़ुर्ग को रिहेबिलिटेट कर दिया, अपनी फैमिली के साथ काउंसलिंग कर दी। एक बुज़ुर्ग था, वो फिज़िकली इल था, तो मैंने उसको आज चेकअप करवाने के लिए लेके गई हूँ, उसका चेकअप करवाया, उसको मेडिसिन दी हैं, तो बड़ी सुकून की नींद आती है, एक पैशन है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो है वेरी गुड। काफ़ी यंग स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स के साथ इंस्टीट्यूशंस में मुलाकात हुई। जब बच्चियों से आप पूछते हैं कि आपने बड़े होके क्या बनना, तो सबसे पहले एक होता है कि डॉक्टर बनना है। फिर ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर द सेम इंटेंशन, और वही नीयत होती है कि मदद करनी है, बड़े होकर खिदमत करनी है, एंड सोसाइटी के अंदर हमने विद द जॉब खिदमत करनी है। तो ये हमारे बच्चों के अंदर भी है, उनके दिल में भी है कि खिदमत एक प्रायोरिटी है हमारी, एंड वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको हमने बड़ा हाईलाइट किया है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली फिर हम इस एस्पेक्ट पे भी आ जाते हैं कि ये भी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम अच्छे के ज़रिए बुरे को काफ़ी डिमिनिश भी कर सकते हैं। मैं वासमा आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपकी जर्नी क्या है, कहाँ से किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर ज़िम्मेदारी की तरफ आई? इस इदारे में 5 ईयर से हूँ, और मेरा मकसद ये होता है कि मैं इदारे भरना मेरा मकसद नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई फैमिलीज़ आती हैं, कोई मदर आती है अपने बच्चों के साथ, तो मैं पहले कोशिश करती हूँ कि अगर वो अपने शौहर के साथ उसकी रियूनियन हो सकती है, सेटलमेंट हो सकती है, सुलह करवा सकती है, तो मैं प्रेफर इसको कहती हूँ। क्योंकि जो एक बाप अपने बच्चों के साथ शफकत करेगा, प्रोटेक्शन दे सकता है, वो इदारे जितना मर्जी चाहे फैमिली का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं, वो जब वो देखते हैं कि कोई बाप आ रहा है अपने बच्चों को लेके, तो वो अपनी माँ से जाके कहते हैं कि हमारे पापा कब आएंगे, हमारे पापा क्यों नहीं आते ईद पे हमारे पास, या हमें क्यों नहीं चीज़ें ला के देते हैं जिस तरह वो बच्चा अपने पापा के साथ आया। तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ, यहाँ पे अब तक मैंने तकरीबन 90 फीमेल्स को रिहेबिलिटेट किया है, उसमें से 50 को मैंने एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रिहेबिलिटेट किया है, उनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया या कहीं जॉब करवा दी या कहीं एडजस्ट कर दिया, और 40 प्लस को मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनकी सेटलमेंट करवाई है, ताकि बच्चे अपनी जो माँ है और बच्चे हैं वो अपने शौहर के साथ रहें,
वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और जो औरतें विलिंग होती हैं उनको मैं ज़रूर, और औरतें क्यों खुद आके कहती हैं कि मैडम हमारे शौहर को बुला के हमसे सुलह करवाएं, फिर मैं उनके शौहर को यहाँ बुलवाती हूँ, उनके सारे इन लॉज को, मेकर को यहाँ बुलाती हूँ, फिर उनकी सारी डिस्कशन करते हैं। कुछ जो औरत की कंडीशंस होती हैं कि मैं इस शर्त पे जाऊँगी, मेल को मैं कन्विंस करती हूँ कि देखो ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, इदारों में उस तरह नहीं इनका ब्रॉटअप हो सकता जिस तरह आप करेंगे। आप इनके बाप हैं, एक बाप से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। मर्दों की तरफ से कितनी कोऑपरेशन मिलती है आपको? काफ़ी हद तक मिल जाती है। कुछ होते हैं वो बहुत रेजिस्ट करते हैं, मतलब किसी ने सेकंड मैरिज कर ली है या किसी को कोई इशू है वो रेजिस्ट करते हैं, वरना कोशिश हम यही होते हैं कि उसको रिहेबिलिटेट कर दें और फिर वो ले भी जाते हैं। फिर हमने उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते हैं कि आप अगर इस मदर को और बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे हैं तो आपने उनका ये शर्तें उनका ख्याल करना है। फिर औरतें हमारी माशाल्लाह 90% फॉलोअप होता है। जो फीमेल यहाँ से जाती है वापस आके ज़रूर अपनी स्टोरी डिस्कस करती है कि मैडम मेरा हस्बैंड मुझसे ठीक रह रहा है, या अगर नहीं ठीक रह रहा है तो भी बताती है आके, और ज़रूर मतलब वो यहाँ पे रहती है। आगे फॉलो अप भी बिल्कुल ज़रूर कहती है। ठीक है। तो मैं मैडम की बात को कंटिन्यू करूँगी। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है कि इदारों को भर लेना, एडमिशन कर लेना ये हमारी सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। ये बल्कि हमारी सोसाइटी का जो है ना ब्रेकडाउन है, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर का बैकडाउन। हमारी सक्सेस ये है कि हमारे पास एडमिशन आए हैं, हमने उनको रिहेबिलिटेट कर दिया, अब हमारे इदारे खाली हैं। हमने इतनी फैमिलीज को, इतने बुजुर्गों को उनकी फैमिली के साथ रिहेबिलिटेशन पे हो रहा है। फीमेल आती है, मैं सबसे पहले उसका इंटरव्यू करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एडमिशन से पहले मैं उसको रिहेबिलिटेट कर दूँ। अगर वो अपने शौहर के पास जा सकती है, उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, तो मैं बिफोर एडमिशन उसको कर लेती हूँ। ये नहीं कि एडमिशन के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन की। कई औरतें हो सकती हैं शाम के 5 बजे आ गई कि मेरे शौहर ने मेरे घर से निकाल दिया, मैं उसी वक्त को समझा के भेजती हूँ कि आप बाहर निकलोगी, बच्चों के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, कोशिश करो। फिर उसको समझाती हूँ। फिर कई औरतें बड़ा खुश होती हैं, जी मैडम आपने बहुत अच्छा कहा, मैं अपने शौहर के साथ जाके रहती हूँ, जो मेरी मिस्टेक्स है मैं वो कवर अप करती हूँ। मैं उनको भी कहती हूँ कि आप अपने शौहर से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना कहें, बहुत ज़्यादा फरमाइशें ना करें। अगर उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो उसी में आपको करेगा। अगर उसकी 20,000 सैलरी है तो आप उससे 50 मत डिमांड करें या 50,000 तक की चीज़ों की मत डिमांड करें, वो पूरा ही नहीं कर सकते। इन औरतों को भी मैं समझाती हूँ, जब यहाँ पे एडमिशन होता है उनको कुरान की तफसीर के थ्रू इस तरह को हम काउंसलिंग सेशन करते रहते हैं कि आपके अंदर खुद भी थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए। एक मेल जो है वो कभी भी फीमेल की ऊंची आवाज़ नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आपके शौहर को गुस्सा है, आप उस वक्त थोड़ा सा खामोश हो जाएं, हो सकता है मामला इतना ना बिगड़े जितना आपके शाउट करने से बिगड़ सकते हैं। ठीक है। रेजिलियंस के हवाले से भी काउंसलिंग की जाती है। इबादुल्लाह साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जैसे अब सेंसिटाइजेशन की हम बात करें तो खातून को सेंसिटाइज करना इन माय ओपिनियन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है उस मामले में, लेकिन जब मर्द की आप बात करते हैं, उनकी आप काउंसलिंग करते हैं, जब फैमिली जो आउटसाइड है उसके साथ इंगेज करते हैं काउंसलिंग के हवाले से, तो वहाँ लिंक बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस हवाले से किस तरीके से, अब सिंस रिहेबिलिटेशन का जिक्र हुआ है और रिहेबिलिटेशन का ही फोकस है, इन एक्सट्रीम केसेस रिहेबिलिटेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ऐसे हालात हों जिसकी वजह से अंडरस्टूड होता है कि ये अब आपके साथ ही हैं और उनको आपने फैसिलिटेट करना है। लेकिन जहाँ रिहेबिलिटेशन की ऑप्शन होती है तो जो फैमिली बाहर है उनके साथ इंगेजमेंट करना, उसकी क्या पॉलिसी होती है, किस तरीके से करते हैं? सर, सबसे पहले मैं ये वादे करना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस होती है हमारे इदारों की, वो इससे नहीं हम जज करते हैं कि कितने रेजिडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स से नहीं है, वो है नंबर ऑफ़ रिहेबिलिटेशन केसेस। अच्छा, कि आपके पास कितने लोग आए थे, आपने कितनों को रिहेबिलिटेट करके आपने वापस भेज दिया। क्योंकि जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो जो अल्टीमेट गोल है वो रिहेबिलिटेशन है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास बुजुर्ग हैं, जो फैमिलीज आई हैं, जो फीमेल आई हैं, जो बच्चे आए हैं, वो जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट होकर वापस चले जाएं। और शायद इसी पर्पज़ के लिए इन लोगों को रखना, इनकी नीड्स पूरी करना शायद कोई बंदा भी कर सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक क्वालिफाइड सोशल वर्कर या सोशलॉजिस्ट अपॉइंट किए हैं, मेरा ख्याल उसका मकसद है कि आप उनकी साइको सोशल काउंसलिंग करें, उनकी रिहेबिलिटेशन करें, आप उनकी फैमिलीज़ को बुलाएं, आप बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनकी बात सुनें और आप उनकी काउंसलिंग करें और आप अल्टीमेटली उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएँ। सही। तो रिहेबिलिटेशन ही हमारा गोल है। हमारे पास और भी काफ़ी इदारे हैं, ये तो जस्ट आपने अभी यहाँ पे 2 इदारों के वो रेजिडेंट्स बैठे हुए हैं। हमारे पास बच्चे हैं। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास 0 एज के बच्चे से लेके या 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल 200 साल के बाबा जी तक हमारे पास इदारे हैं। दोनों सेगमेंट्स को कवर करते हैं, मेल फीमेल। मेल हमारे पास गहवारा के नाम से इदारा है, जो 0 से 6 साल के बच्चे उनको रखते हैं। वहाँ पे भी यही है, ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वहाँ पे रहते हैं। उनकी बोर्डिंग लॉजिंग सारी फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करती है।
उनको एक अच्छी एजुकेशन उनको दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास 6 साल से लेकर 7 साल से लेकर 18 साल तक हमारे पास 2 इदारे हैं। फीमेल का अलग है, मेल के अलग हैं। मेल बच्चे अलग चले जाते हैं, ठीक है। जो फीमेल हैं वो अलग चली जाती हैं। वहाँ पे 18-19 साल तक उनको रखा जाता है। उसके बाद जो मेल हमारा इदारा है मॉडल चिल्ड्रन होम के नाम से, 18-19 साल के बाद जब वहाँ पे वो एज अपना वो टेन्योर पूरा कर लेता है तो वो बाहर जा सकता है, वो सोसाइटी में मूव कर सकता है वो। लेकिन जो फीमेल हैं, अगर तो उनके पेरेंट्स हैं, अगर उनकी मदर हैं, कोई फादर हैं, तो वो उनके साथ चली जाती है। अदरवाइज़ उसकी इदारा शादी भी करवाता है। अच्छी फैमिलीज देख के इदारा उनकी शादी करवाता है, उनका घर आबाद होता है, वो वहाँ पे रिहेबिलिटेट हो जाती हैं, वो रहती हैं। दारुल अमान के नाम से हमारे पास इदारा है। वहाँ पे लीगल जो इश्यूज़ हैं वो खातून आती हैं, उनको वहाँ पे पूरी सोशल साइकोलॉजिकल लीगल सपोर्ट दी जाती है। अभी एक फ़ीमेल ने जिक्र किया है, एक इदारे के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वो इदारा भी हमारा है। वीमेन क्राइसिस सेंटर के नाम से एक इदारा है, वहाँ पे गई हैं, उन्होंने इनको यहाँ पे रेफ़र किया है। तो हमारा एक पूरा नेटवर्क है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। एक दिन के बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक, मेल फीमेल कोई भी जाएगा तो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बड़ी सर्विस है। तो जहाँ तक अवेयरनेस का तल्लुक़ है, अवेयरनेस का थोड़ा सा है। मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस शायद इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं अभी उनको हमारे इदारों का पता ही नहीं है। हम अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, हम बैनर लगवाते हैं, पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुख्तलिफ चैनल यूज़ किए जाते हैं, केबल पे हम ऐड चलाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो घरों से निकल आए हैं किसी वजह से या उनको कोई इश्यूज़ हैं तो वो हमारे इदारों में आएँ। हमारे पास जगह है, हमारे पास ऑफिसर्स हैं, हमारे पास बेहतरीन सर्विसेज हैं, तो वो इनका फ़ायदा उठाएँ। और सर एक और बात यह है कि ये इनमेट्स ही नहीं है, हमारे रेजिडेंट्स नहीं है कि इनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। हम बहुत सारी फील्ड में और हमारा जो महकमा है वो सर्विसेज दे रहा है। फॉर एग्जांपल डिसेबल लोगों को हम सर्विसेज दे रहे हैं, उनको हम 3% कोटा होता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में, वो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वहाँ पे लोगों को एडजस्ट करवाते हैं, जॉब दिलवाते हैं। गवर्नमेंट में 3% कोटा होता है, वो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हम फोकल डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर। जिस कथा कलामी के लिए माजूर, लेकिन इस सारे बजट की फंडिंग कहाँ से होती है? सर ये जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बजट आता है, डोनेशन भी आता है, गवर्नमेंट का बजट है। और आउटसोर्स फंडिंग होती है कोई? जी आउटसोर्स फंडिंग भी होती है, डोनेशन भी आता है। यहाँ पे लोग आते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कैश इन फॉर्म ऑफ कैश हो। मैम के पास डोनेशन आता है, खाना आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे। इनकरेज करते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफाई करती है। हम नॉमिनेशन भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नॉमिनेटर्स को वो नोटिफाई करती है। उसमें हर शोबा ज़िंदगी से लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल से रेप होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं बड़े अच्छे। उसमें जो है हमारा जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं। उसमें हर इदारे के अंदर ऑफिसर तो हमारा है ही, एक गवर्नमेंट का सेटअप तो है, लेकिन इसके अलावा एक एडवाइजरी कमेटी का एक पूरा पैनल होता है। वो मॉनिटर करता है, वो मॉनिटरिंग करता है कि यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको कौन सी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। वही जो हमारी एडवाइजरी कमेटी का पैनल है वही हमारे लिए अरेंज करता है। जब वो समझते हैं कि यहाँ पे इन बुज़ुर्गों को या फीमेल को कपड़ों की ज़रूरत है, वो कपड़े अरेंज करके हमें देते हैं। उनके आगे लिंक्स होते हैं, आगे नेटवर्क है पूरा उनका, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके कंटेक्ट्स होते हैं। तो हमारा वो अच्छा सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी तरह से भी कुछ भी हम करें, हम जाके बाहर लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम फंडिंग लेके आएँ, लेकिन हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको कोई मसला ना हो, उनकी सारी नीड जो है वो पूरी हो। ठीक हो गई, सही। वापस चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले, उनके पास जाते हैं, अपना जो रिक्वेस्ट होती है उनको। और सर ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारी सोसाइटी में देने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल, बेशक। कमी वहाँ पे होती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं या हमारी समहाउ हमारी स्ट्रगल नहीं हो कर रहे होते। ये चीज़ बड़ी इस्टेब्लिश्ड है। अभी ज़लज़ले का जिक्र हुआ था, ज़लज़ले में भी काफ़ी बार इस्टेब्लिश की थी कि चैरिटेबल सोसाइटी बहुत है हमारी, बिल्कुल देने वाले बहुत है। अगर आपको सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर आपको कंफर्म हो कि आपका पैसा सही लग रहा है तो आप जरूर देते हैं। आप मेरे एक बहुत अच्छे डोनर है कादिर साहब, डेवलप हो जाता है। कादिर साहब बहुत अच्छे डोनर है। वो हर महीने जितनी फैमिलीज होती हैं उन सबको ग्रोसरी देते हैं, आटा, मतलब जितनी इसमें आइटम्स होते हैं खाने के वो सब देते हैं। मतलब एक बंदा खुद अपने घर का राशन पूरा नहीं कर सकता और वो हर महीने ये 15-16 फैमिलीज़ को वो करते हैं। इसी तरह उन्होंने फ्री डिस्पेंसरी बनाई है, यहाँ के जितने इदारे हैं उन सबको फ्री मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारे एक बहुत अच्छे इश्तियाक साहब है, डोनर साहब, वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप पैरासाइट मत बनाए उनको कि बस उनके हाथ में पैसे दे दिए, ज़कात दे दी, नहीं। वो कहते हैं आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, आप उनको एम्पावर करें, रिहेबिलिटेट करें। वो साल में 3 दफ़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं, उसमें कहते हैं कि आपकी कोई फीमेल है जो हुनरमंद है, आप हमें बताएं, आइडेंटिफाई करें कि ये औरत टेलरिंग का अच्छा काम कर सकती है या कैंटीन अच्छी चला सकती है या कोई भी इस तरह का काम कर सकती है। वो ग्रांट देते हैं
और फिर इन औरतें बाकायदा अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। इस साल में तकरीबन मैंने 20 फीमेल्स को एम्पावर कराई इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और जो यहाँ से चली भी गई हैं वो वहाँ पे बैठी भी कहीं जहाँ पे भी रह रही हैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए, एम्पावर करके सोसाइटी के अंदर उनका जो स्किल सेट है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि वो बर्डन ना बने सोसाइटी के ऊपर। आपको ज़कात मिलेगी, आप उसी महीने ख़त्म कर दोगे, लेकिन अगर आपको एक पर्पसफुली पैसे दें कि ये आपके पास पैसे हैं, आपने से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म उसको फायदा। आखिरी हमारे पास कुछ वक्त रह गया, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं कुछ और हमारे साथ गुफ्तगू करें और अपना सर माइक जिनके पास है वो अपना तारुफ करा दीजिए। जी सर, सर बैठे रहे, बेशक बैठे रहे। नहीं बैठे रहे, बोलिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ ये मीडिया वालों का और अपने डिपार्टमेंट का कि उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किया है। तो मैं चाहूँगा कि बताना कि सबसे पहले ज़रूरी पॉइंट्स, यानी कि सबसे पहले बात यह है कि मेरा बेटा नहीं है, तो बेटियाँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बेटियों को पढ़ाऊँ। तो फिर मैंने उनको पढ़ाया, उनको मैं एमए में कराया, तो अब वो अपने घरों में चली गई। तो बहनों को मैंने फीड किया अपने तनख्वाह से, तो उनको मैंने ये नहीं कोशिश की कि भाई वो ऐसे इदारों में जाएं। वो शादियों की, उसके बाद उनको अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। अब मैं रह गया, मैं अकेला रह गया, फिर मैं यहाँ आ गया कि चलो भाई मैं अब ये क्या किधर जाऊँ। सर आप कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ कोई साल हो गया है। साल हो गया। हाँ। आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए? हाँ भाई, मैं कहाँ जाऊँगा, मकान नहीं, बीवी नहीं, बच्चे, बेटियां शादी कर दी, बेटा नहीं। क्या कहती हैं? आपकी इस डिसीजन के बारे में बेटियों ने क्या कहा? बेटियों ने मेरे कुछ नहीं कहा। बेटियों ने कहा कि अब हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आप रहते हैं, ठीक है रहें। उन्होंने तो मुझे मुखालफत नहीं की मेरी। वो आपसे राब्ते में रहती हैं? हाँ, राब्ते में जाता हूँ। आप जाते हैं? हाँ। वो आती हैं कभी इधर देखने के लिए आपके साल में रह रहे हैं? वो नहीं आती, वो मैं उनको बताता हूँ ना, मैं अपना हाल तो मैं खुद बताता हूँ ना कि मैं ठीक ठाक हूँ। वो क्या देखने आएंगी? जब मैं ठीक हूँ तो वो कहते ठीक है, जा रहा हूँ। आप अपने फैसले से मुतमईन हैं जो आपने लिया? नहीं, मुतमईन तो नहीं हूँ, क्योंकि ये तो जगह नहीं है ना रहने की जगह तो ये घर होता है। घर होता है, समझे? तो लेकिन ये कि इनका काफ़ी तावन है। जो बाहर हम लोग मस्जिद में खड़े हो गए या बाजार में खड़े, कोई भीख नहीं मांगते, ये इज्जत से देते हैं हमें कोई आता है यहाँ पे डिनोट करता है, पैसे देता है, वो भी छुपा के देता है ताकि हमारी इज्जत मजलूम ना हो। बिल्कुल। हाँ, वो खाना भी देते हैं हमें, बड़े मोहब्बत से देते हैं, इज्जत देते हैं। सही, बहुत खूबसूरत बात की सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे चलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरबी है। मैं आफियत के अदारे में 4 माह से रह रहा हूँ जी सर, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ पर। और अदारा हमें 3 टाइम की रोटी, कपड़े वगैरह देता है, और जो भी कपड़े धोकर हमें इस्त्री करके देता है। सर आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ तहसील कोटली सत्यों, ज़िला रावलपिंडी। आप खुद इधर आए या फिर आपको किसी ने? मैं किसी ने लाया है और उसने मुझे इधर दाखिल कराया। किसने सर? किसने दाखिल कराया आपको? मेरा भांजा है, बहन का बेटा। और आपकी औलाद है? मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। किधर बेटा किधर होता है सर? बेटा वो रेलवे में क्लर्क है। तो वो उसने क्यों नहीं जिम्मेदारी ली आपका ख्याल रखने की? उसकी बीवी जो है वो कहती है मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगी, इसलिए हम उसके पास जाते ही नहीं। तो आप जब से आप इधर, आपके बेटे ने आपसे रब्ता किया? हाँ, रब्ता तो किया, लेकिन कभी कभार कहीं 3 महीने के बाद। अच्छा सर, आपका दिल करता है कि आप घर वापस जाएं, उसके साथ रहें? वो नहीं कहता है, वो बीवी जो कहती है वो ही सुनता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करता हूँ कि टाइम थोड़ा है, मगर मुख्तसर और बेहतरीन बात करना चाहता हूँ। जी सर। असल में यहाँ जो आप आए हैं उसकी वजूहत ये है कि कुछ मजबूरियाँ लेकर हमें आई, ख़ानदानी मसाइल भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जो पर्दे में रखी जाती हैं। बिल्कुल। मेरे 2 बेटे हैं, वो गरीब हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं। सही। बीवी को मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मेरी बेटी है, और उसी वजह से कुछ ऐसे ख़ानदानी मामलात भी होते हैं जिनको
जो है वो छुपाया जाता है। उसकी वजह इज्जत है और इस्लाम हमें ये सिखाता है। इसकी मजबूरी हालत में यहाँ पे 1 साल या दूसरा साल शुरू है, मगर अल्लाह के फजल करम से यहाँ हमारी मैडम और हमें जो कुछ मिल रहा है बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। हमें खाना जो कुछ है बड़ी इज्जत है और बड़ी रिस्पेक्ट तरीके से, और अल्लाह बेहतरीन हम इससे खुश हैं। फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। सही, ठीक है। सर जैसे आपने बोला कि अपनी मर्ज़ी से करते हो और अल्लाह तब ऑब्वियसली आप बहुत ग्रेटफुल भी हैं, लेकिन वो जो एक बात है कि जैसे हमारे साथ बैठे हुए बुजुर्ग उन्होंने बोला कि घर घर होता है, बेशक वो जो एलिमेंट है उसके हवाले से आपका क्या सोच है? घर घर तो बिल्कुल होता है, मगर कुछ मजबूरियाँ लेके हमें यहाँ बैठी हुए हैं, वरना घर घर होता है बेशक। अपना घर कोई और बात होती है, मगर जब तक हमारी कोई मजबूरी है यहाँ बैठे हुए हैं हम। ठीक हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शादी होती है, ब्याह होता है, यही तो शादी की और उसकी शादी होती है, ठीक है, तो सारे लोग जो है ना दुआ मांग रहे होते हैं, औलाद नरीना औलाद नरीना। जब यही औलाद नरीना माइक में सर, यही औलाद नरीना स्टेबल होती है, डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। मसला ये है सही कि ये बड़ा मुश्किल और बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना चाहिए, करेंगे तो किसी मंजिल में पहुंचेंगे। सही, ठीक एनीवे ठीक। थोड़ा बहुत ख़वातीन से भी मैं कुछ लास्ट कमेंट्स लेना चाहूँगा। कुछ ख़वातीन जो पीछे बैठी हुई हैं वो भी अपना अगर तारुफ करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ात कश्मीर से हूँ जी। सर मैं अपनी सारी बातें शेयर तो नहीं कर सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी, सब गलतियाँ घर वालों की भी नहीं होती, कुछ औरतों की होती हैं, कुछ मर्दों की होती हैं। सारी मर्दों की नहीं होती, सारी औरतों की नहीं होती। बस इसमें ये होता है कि कुछ औरत को बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ मर्द को करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए। इस चीज़ का एहसास है मुझे। बस इतनी बात है कि यहाँ हैं हम, हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं, सर बहुत अच्छे हैं, हम इस इदारे में खुश हैं। आप कब से इधर हैं? मुझे यहाँ 6 माह हो गए मुझे यहाँ। 6 माह हो गए जी। आप चाहती हैं कि आप घर वापस जाएं? जी सर, मैं कहती हूँ अभी भी मेरी फैमिली वाले आ जाएं, वो अपनी ज़िद छोड़ दें। मैंने अपनी ज़िद छोड़ दी, मैं वापस जाऊँगी। मेरे 2 बच्चे उधर ही हैं, एक बेटी मेरे पास है। अच्छा। तो अगर वो आ जाएं, लेकिन वो आ नहीं रहे हो। और कोई औरतों में अगर से ख़वातीन में से हमसे कोई बात करना चाहता है तो क्योंकि इसके बाद हमें प्रोग्राम का वाइंड अप करना है, कोई भी अगर बात करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मरियम है और मैं चकवाल वाली साइड से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को जो अपने मतलब बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, ठीक है, 14 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं और उसके बाद बच्चियों के बच्चे हो जाते हैं, फिर जिम्मेदारी बंदा नहीं संभाल सकता, इतनी एज नहीं होती बंदे की। उसके बाद कुछ ऐसे हस्बैंड मिलते हैं जो चरसी शराबी इस तरह नशा करते हैं, मार पीट बातें, माशरे वालों की बातें सुनना, सबकी बातें सुन सुन के एक टॉर्चर बंदा क्या कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माँ बाप की तरफ से भी ऐसा होता है कि माँ बाप कहते हैं कि आप जी तुम्हारा घर वही है, मरो जियो, तुम्हारे उस घर में से जनाजा उठेगा, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि वालिदैन की ये होती है कि वो कम उम्र में बच्चों की शादी ना किया करें, और अगर करते हैं तो उनके सर पे हाथ रखें कि सारी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी आगे भी उठा सकें, ठीक है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम के अंदर, अपनी स्टोरीज़ के साथ काफ़ी कुछ हमें बताया भी, आप लोगों तक वो सारे पैगाम पहुंचाए। प्रोग्राम का हमने इस वक्त वाइंड अप करना है, लेकिन वाइंड अप करने से पहले जो हमारे साथ पैनल में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए इस इदारे के, उनसे भी मैं लास्ट मैसेजेस लेना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ चंक्स देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, जिन सब्जेक्ट्स को छेड़ा गया है, जो काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी कवर हो जाते हैं, काफ़ी पर्सनल लेवल पे भी रिलेट हो जाते हैं। इस प्रोग्राम की मेरे अपने एक्सपीरियंस में अच्छी बात ये थी कि हमने छोटे से लेके बड़े सब्जेक्ट को टच किया,
पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर करके, और जो चीज़ एक घर के अंदर रह जाती है उसी से आपको पता चलता है कि आप जैसे जो सो कॉल्ड मसले मसाइल हैं वो कितने ज़्यादा घरों में एग्जिस्ट करते हैं और उससे टैकल करने के कितने मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, और किस तरीके से ये जो इदारे हैं ये काम कर रहे हैं इन सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो मैम आलिया, सबसे पहले मैं चाहूँगा लास्ट मैसेजेस फॉर द पीपल हु आर वाचिंग, जो जिनको इस इदारे के बारे में पता नहीं, ऐसे इदारों के बारे में पता नहीं है, और जो इस तरह के सर्कमस्टांसिस फेस कर रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले तो मैं उन लोगों को मैसेज दे रही हूँ जो इनके फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे हैं, कि अपने वालिदैन को यूँ मत छोड़ें। इन्होंने पूरी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए इन्वेस्ट की होती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं ना कहीं टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट उनकी इस वक्त के लिए होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हमें लुक आफ्टर करेंगे। तो उनसे यही एक मैसेज है कि अपने वालिदैन को इस एज में यूँ ना छोड़ें। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा स्टेट इनके लिए काम कर रहा है, लेकिन जैसे सर इबादुल्लाह साहब ने कहा कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये घर नहीं है, ये फिर भी अदारा है। तो अपने वालिदैन को जो है ना इस एज में ना छोड़ें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू इन फीमेल्स के हस्बैंड को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बाप जिस तरह अपने बच्चों को शफ़क़त दे सकता है, कोई भी इदारा नहीं दे सकता। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अपनी वाइफ को यहाँ से लेके जाएं और अपने बच्चों को अपने पास रखें। और दूसरा, मैं आम लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि अपने फैमिली यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक बच्चा जब आप देखेगा मेरे माँ बाप हर वक्त आपस में लड़ रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो बड़ा होकर कभी भी एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं गुजार सकता। तो अपने बच्चों की तरबियत और अपने फैमिली के यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर। मैं यही कहूँगा कि वही बात कि इदारे जितने भी अच्छे हों, आप जितनी अच्छी मर्जी सर्विसेज दें, लेकिन वो फैमिली का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। जो आप जितना कंफर्टेबल आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ होते हो, इदारों में आप शायद नहीं हो सकते। तो मेरा यही मैसेज है औलाद के लिए कि ये आपके वालिदैन हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी जन्नत है, आप इनका ख्याल रखें, आप इनके साथ रहें। और जो फीमेल है हमारी, इनके लिए यही है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ये हर घर में होते हैं, तो आप कंप्रोमाइज़ करें। कंप्रोमाइजिंग नेचर जो है वो आपकी होनी चाहिए। कंप्रोमाइज़ करना सीखें। तो इदारे सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते इदारों में। मैं उस टाइम मुझे सेटिस्फेक्शन तब होगी जब हमारे इदारे खाली हो जाएंगे। टू बी वेरी खूबसूरत बात, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सब्र दिखाने के लिए, इतनी देर आप लोगों को बिठाई रखा, लेकिन आप लोगों ने जिन लोगों ने अपनी सारी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनल लेवल पे भी बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि जिन लोगों ने आप लोगों की कहानियाँ सुनी उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो कुछ अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ आप दोहराएंगे नहीं आप लोगों की सारी बातें सुन के। एंड उम्मीद हमारी यही है कि दूर दूर तक ये पैगाम पहुँचाया जाए। उम्मीद हमारी यही है, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए हम उन लोगों तक सिर्फ ना पहुँचें, उनके दिलों तक भी पहुँचें, और हम उन लोगों को इतना टच कर सकें ताकि वो रिलेट करके कुछ तब्दीली लाएं अपने निज़ाम के अंदर, अपने तौर तरीक़ों के अंदर, ताकि उनको इन हालात से ना गुज़रना पड़े, उनको मुश्किल हालात से ना गुज़रना पड़े। और जो एक फ़ैमिली का कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं सीखा हूँ और इस तरह ही बड़ा हुआ, और मुझे जो अपनी फ़ैमिली की तरफ से मिली है कि फ़ैमिली वैल्यूज़ जो हमारे मज़हब के अंदर भी है, और हमारा मुल्क भी जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक प्राइड लेता है, उसको वापस लेके आएँ। जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, उनको भी हम बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं और जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारी तरबियत है, वो इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर है। और इन्हीं वैल्यूज़ को तभी ज़्यादा टच किया जाता है जब आप उन वैल्यूज़ को अपने घर से निकाल देते हैं, तभी कदर होती है उन चीज़ों की। तो आज हमने वही सारी चीज़ों का जिक्र किया जहाँ सबसे ज़्यादा खला पैदा हुई है। उस खला की वजह से ही हमें अंदाज़ा होता है कि जिनके पास है उनके पास कितनी बड़ी नेमत है, और जिनके पास नहीं है वो कितने बहादुर हैं, और किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके लिए मुश्किल हालात के अंदर भी ड्राइव ऑन करने के लिए कितनी वजूहात हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप सारों से। मैं बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम से भी ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ। उम्मीद है जो बाकी सारी नौजवान नस्ल भी देख रही है, बल्कि बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, उनने भी यही सब कुछ लिया होगा इस प्रोग्राम के अंदर।
आप लोग फीडबैक दे सकते हैं जी हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी हमारी वेबसाइट के ज़रिए, हमारे फेसबुक के पेज के ज़रिए, हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस के ज़रिए, जो भी सारे हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं K2.TV के, उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रोग्राम रखें या फिर किसी इदारे को कवर करें, देन हम कोशिश करेंगे कि सोच फैक्ट्री वहाँ भी जाए, आपकी आवाज़ उठाए एंड पाकिस्तान के कुछ ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करके सलूशन की तरफ कोई एक सिलसिला स्टार्ट करें। जाते जाते मैंने काफ़ी मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ भी किए हैं। एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे आपकी बातों से जितनी एनर्जी मिली है तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप सारे लोग अपने लिए अगर तालियां बजा दें तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत शुक्रिया सोच फैक्ट्री देखने के लिए। मुझे कहते हैं कहमान हामिद, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए इदारे से, एक नए अज़म के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान फाइनल।